रघुवीर एक गरीब लकड़हारा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी गरीबी नहीं बल्कि उसका चरित्र था। वो मेहनती, ईमानदार और संतोषी इंसान था। जंगल से हमेशा केवल सूखी लकड़ियां ही काटता था, कभी किसी हरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता था। दूसरों की मदद करना उसका स्वभाव था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद भी घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता था। आज घर में आटा भी बस शाम तक का बचा है। अगर आज लकड़ियां अच्छे दाम में बिक जाए तो लौटते वक्त थोड़ा अनाज भी ले आना। रघुवीर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में भरोसा था, लेकिन आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इतना कहकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और बाहर निकलने लगा। तभी छोटी चंदा दौड़ती हुई आई। बाबा जल्दी लौट आना, आज मैं आपका इंतजार करूंगी। जरूर आऊंगा, और अगर अच्छे पैसे मिले तो तेरे लिए गुड़ भी लेकर आऊंगा। चंदा की आंखें चमक उठीं। उसके लिए गुड़ किसी बड़े त्योहार के उपहार से कम नहीं था। रघुवीर जंगल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर गांव का सबसे अमीर आदमी धर्मपाल की नजर रघुवीर पर पड़ी। आज ज्यादा लकड़ी काट कर लाना, पिछली बार तो आधी गाड़ी भी नहीं भरी थी। जितनी मेहनत होगी उतनी लकड़ी जरूर लाऊंगा। मेहनत से पेट नहीं भरता रघुवीर, दिमाग चाहिए। रघुवीर कुछ नहीं बोला। उसे मालूम था कि बहस करने से उसकी हालत नहीं बदलेगी। कुछ देर बाद वो जंगल पहुंच गया। ये जंगल उसके लिए नया नहीं था। वर्षों से वो यही लकड़ियां काटता आ रहा था। जंगल हमारा पालन करता है, इसे उजाड़ना नहीं चाहिए। धीरे धीरे कुल्हाड़ी की आवाज जंगल की शांति को चीरने लगी। कई घंटे बीत गए। रघुवीर थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो बहुत थक गया था। उसकी नजर दूर पहाड़ी की ओर गई। वो हिस्सा जंगल का ऐसा इलाका था जहां वो कभी नहीं गया था। वजह भी थी। बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि उस ओर रास्ता कठिन है और वहां कम ही लोग जाते हैं। रघुवीर ने कुछ पल सोचा। आज इधर की सूखी लकड़ियां कम है, क्यों ना उधर जाकर देखूं। वो कुल्हाड़ी उठाकर धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बहुत पुराना विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक फैली हुई थीं। रघुवीर ने आसपास नजर दौड़ाई। यहाँ काफी सूखी लकड़ियां बिखरी हुई थीं। उसने सोचा कि आज की मेहनत यहीं पूरी हो जाएगी। वो लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। तभी उसकी नजर बरगद की जड़ों के बीच किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद सूरज की किरणें किसी पत्थर पर पड़ रही हैं, लेकिन जब वो थोड़ा पास गया तो चमक वैसी ही बनी रही। उसने ध्यान से देखा। जड़ों के बीच मिट्टी से आधा ढका हुआ कोई पुराना धातु का डिब्बा जैसा दिखाई दे रहा था। रघुवीर कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके मन में कई सवाल उठे। ये यहाँ कैसे आया? क्या किसी का खोया हुआ सामान है, या फिर किसी ने जानबूझकर छिपाया था? उसने आसपास देखा। पूरा जंगल बिल्कुल शांत था। हवा तक जैसे रुक गई थी। रघुवीर धीरे धीरे आगे बढ़ा। मिट्टी हटते ही वो वस्तु थोड़ी और साफ दिखाई देने लगी। वो सचमुच एक पुराना लोहे का संदूक था। रघुवीर की धड़कन तेज हो गई। उसने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया, अगर इसमें धन हुआ तो। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। बिना जाने किसी की चीज पर हक नहीं जमाया जाता। फिर भी जिज्ञासा उसे वहीं रोक कर खड़ी थी। वो संदूक को बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक पीछे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की साफ आवाज गूंजी। रघुवीर का हाथ वहीं रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों के पीछे कोई परछाई खड़ी थी। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ क्षणों तक दोनों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। फिर वो परछाई एक कदम आगे बढ़ी और रघुवीर की सांसें जैसे थम गईं। बाबा, आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर रघुवीर की ओर देखा। डर मत बेटा, मैं भी तेरी तरह इस जंगल का
पुराना मुसाफिर हूँ। उसकी नजर तुरंत उस लोहे के संदूक पर चली गई। कुछ पल के लिए उसके चेहरे का भाव बदल गया। तो आखिर किसी की नजर इस पर पड़ ही गई। रघुवीर चौंक गया। आप इसे जानते हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली। इतना जानता हूं कि यह साधारण चीज नहीं है, लेकिन इसे खोलने से पहले 100 बार सोचना। रघुवीर की जिज्ञासा और बढ़ गई। इसमें क्या है? हर सवाल का जवाब सही समय पर मिलता है। इतना कहकर वो मुड़ने लगा। रघुवीर ने आवाज दी, रुकिए बाबा, कम से कम इतना तो बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर तेरी नीयत साफ है तो यह संदूक तेरी परीक्षा बनेगा। अगर मन में लालच आया तो यही तेरी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे पेड़ों के बीच गायब हो गया। रघुवीर कुछ देर तक वहीं खड़ा रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच था या कोई सपना। उसने फिर संदूक की ओर देखा। काफी कोशिश के बाद उसने उसे मिट्टी से बाहर निकाला। संदूक बहुत भारी था, इतना भारी कि खाली होना संभव ही नहीं था। उसने ताला तोड़ने की कोशिश नहीं की। उसके मन में बार बार वही बात गूंज रही थी, अगर ये किसी और का है तो? कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि पहले इसे घर ले जाएगा, गांव के बुजुर्गों से सलाह करेगा। उसने संदूक को रस्सी से बांधा, लकड़ियों के गट्ठर के साथ किसी तरह कंधे पर रखा और धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। शाम तक वो गांव पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था। रघुवीर ने दरवाजा बंद किया और धीरे से संदूक नीचे रखा। गौरी हैरान रह गई। ये क्या है? रघुवीर ने जंगल की पूरी घटना विस्तार से बता दी। गौरी कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अगर इसमें किसी की अमानत हुई तो? यही बात मेरे मन में भी है। तो जल्दबाजी मत करना, पहले सोच समझकर फैसला लेना। रघुवीर ने सिर हिला दिया। उधर गांव के दूसरे छोर पर धर्मपाल अपने आंगन में बैठा था। तभी उसका नौकर गोपाल दौड़ता हुआ आया। मालिक, आज मैंने रघुवीर को जंगल से लौटते देखा। तो उसके पास लकड़ियों के अलावा एक बड़ा लोहे का संदूक भी था। धर्मपाल की आंखें सिकुड़ गईं। संदूक? जी मालिक, बहुत पुराना लग रहा था। धर्मपाल कुछ देर सोचता रहा। उसके चेहरे पर लालच साफ दिखाई देने लगा। गरीब आदमी के हाथ अचानक संदूक लग जाए, बात कुछ और ही है। कल सुबह से उस पर नजर रखना। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, सब खबर चाहिए। गोपाल ने तुरंत सिर झुका दिया। उधर रघुवीर पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसकी नजर उस संदूक पर चली जाती। आखिर आधी रात को वो उठकर उसके पास गया। उसने हाथ फेरते हुए देखा कि जंग लगी सतह पर कुछ उभरे हुए निशान बने थे, लेकिन समय की मार से वे पूरी तरह पढ़े नहीं जा रहे थे। बस एक शब्द साफ दिखाई दिया, विश्वास। रघुवीर हैरान रह गया। संदूक पर विश्वास क्यों लिखा था? उसका मतलब क्या था? वो देर तक सोचता रहा। अगली सुबह उसने गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति रामदास काका से मिलने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वो घर से निकला, उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ा। दूर गोपाल खड़ा था। रघुवीर के देखते ही वो दूसरी तरफ देखने लगा। रघुवीर को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रामदास काका ने पूरी बात सुनी। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, बिना जाने इसे खोलना ठीक नहीं है। पहले पता लगाना चाहिए कि ये किसी की खोई हुई चीज तो नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ काका। याद रखना, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंत में वही सुकून देता है। उधर गोपाल ने धर्मपाल को सारी बातें बता दी। धर्मपाल अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था कि मामला साधारण नहीं है। उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। आज रात रघुवीर के घर पर नजर रखो। अगर मौका मिले तो पता लगाओ कि उस संदूक में क्या है। दोनों आदमी तुरंत निकल पड़े। रात गहरा चुकी थी। आसमान बादलों से ढका था। रघुवीर, गौरी और चंदा सोने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। संदूक अब भी कमरे के कोने में रखा था। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। गौरी ने घबराकर रघुवीर की ओर देखा। इतनी रात को कौन हो सकता है? रघुवीर धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। उसने बिना किसी भूमिका के रघुवीर की आंखों में देखते हुए कहा, जो संदूक तुम्हारे घर में है उसे छिपाकर मत रखना, क्योंकि उसे ढूंढने वाले सिर्फ तुम नहीं हो, और अगर सुबह होने से पहले सही फैसला नहीं लिया तो तुम्हारे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। ये कहकर वो आदमी अंधेरे में मुड़ा और कुछ ही पलों में रात की काली चादर में कहीं गुम हो गया। रघुवीर दरवाजे पर खड़ा रह गया। उसके मन में अब एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर उस संदूक में ऐसा क्या है जिसके लिए अनजान लोग भी उसकी तलाश में हैं? कौन था? रघुवीर ने पूरी बात बता दी। कमरे में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। कोने में रखा वो पुराना संदूक अब पहले से भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। मुझे लगता है अब इस बात को छिपाना ठीक नहीं। अगर ये किसी की अमानत है तो उसे उसके असली मालिक तक पहुंचना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि इसका मालिक कौन है। उसी समय उसकी नजर फिर संदूक पर लिखे उस शब्द पर पड़ी, विश्वास। अचानक उसे रामदास काका की एक पुरानी बात याद आई। सच्चाई जितनी छिपती है उतनी ही बड़ी होकर सामने आती है। रघुवीर ने उसी समय फैसला कर लिया। सुबह होते ही पूरे गांव के सामने ये संदूक खोला जाएगा। जो सच होगा वही सबके सामने आएगा। लेकिन रघुवीर नहीं जानता था कि उसी रात धर्मपाल अपने आदमियों के साथ उसके घर की ओर बढ़ चुका है। तीनों लोग चुपचाप घर पहुंचे। गोपाल ने धीरे से कहा, मालिक, संदूक अंदर ही रखा है। धर्मपाल की आंखों में लालच साफ झलक रहा था। आज ये संदूक मेरा होगा। उसी समय अचानक गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। आवाज सुनकर रघुवीर बाहर निकल आया। धर्मपाल और उसके आदमी अंधेरे में छिप गए। रघुवीर को कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे महसूस हो गया कि कोई आसपास जरूर था। उसने पूरी रात जागकर बिताने का फैसला किया। धर्मपाल अपने इरादे में सफल नहीं हो पाया। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई कि रघुवीर जंगल से कोई रहस्यमयी संदूक लाया है और आज पंचायत के सामने उसे खोला जाएगा। कुछ ही देर में चौपाल लोगों से भर गई। रामदास काका, गांव के बुजुर्ग, किसान, महिलाएं सब वहां मौजूद थे। धर्मपाल भी बनावटी मुस्कान के साथ आकर बैठ गया। रामदास काका ने सबकी ओर देखते हुए कहा, आज जो भी होगा सबके सामने होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। रघुवीर ने सबके सामने जंगल में हुई पूरी घटना बता दी। लोग ध्यान से सुनते रहे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग उत्सुक, और धर्मपाल बार बार संदूक की ओर देख रहा था। आखिरकार रामदास काका ने कहा, ताला तोड़ो। रघुवीर ने धीरे धीरे संदूक का ढक्कन खोला। सबकी सांसें थम गईं, लेकिन जैसे ही ढक्कन पूरी तरह खुला, सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। उस संदूक में सोने चांदी के ढेर नहीं थे। उसमें पुराने कपड़ों में लिपटे कुछ कागज, तांबे की एक छोटी डिब्बी और एक मुहर रखी हुई थी। धर्मपाल का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद थी कि उसमें खजाना होगा। रामदास काका ने सावधानी से कागज खोले। वो पुराने जमाने के दस्तावेज थे। कई जगह उनकी लिखावट धुंधली हो चुकी थी। गांव के स्कूल के मास्टर जी को बुलाया गया। उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये तो इस गांव की पुरानी जमीनों का असली रिकॉर्ड है। पूरा चौपाल हैरान रह गया। उन्होंने आगे पढ़ा। वर्षों पहले गांव के एक धनवान व्यक्ति ने अपनी काफी जमीन गांव के गरीब परिवारों और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान कर दी थी। लेकिन उस समय के लालची लोगों ने असली दस्तावेज छिपाकर नकली कागज तैयार कर लिए थे। उसी धोखे के कारण वर्षों से कई गरीब परिवार अपनी ही जमीन से वंचित थे। अब समझ आया इस संदूक पर विश्वास क्यों लिखा था। जिसने इसे छिपाया था उसे विश्वास था कि एक दिन कोई ईमानदार इंसान इसे जरूर ढूंढ निकालेगा।
पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। तभी मास्टर जी ने एक और कागज पढ़ा। उसमें साफ लिखा था कि धर्मपाल के दादा ने कई गरीब परिवारों की जमीन गलत तरीके से अपने नाम करवाई थी। धर्मपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। लोग उसकी ओर देखने लगे। धर्मपाल गुस्से में चिल्लाया, ये सब झूठ है। लेकिन तभी गांव के सबसे बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने कहा, हमने बचपन में अपने बड़ों से यही कहानी सुनी थी। उस समय किसी के पास सबूत नहीं था, आज सबूत सामने है। अब धर्मपाल के पास कोई जवाब नहीं था। पंचायत ने सभी दस्तावेज तहसील में जांच के लिए भेजने का फैसला किया। कुछ महीनों की सरकारी जांच के बाद सच्चाई साबित हो गई। जिन गरीब परिवारों की जमीन छीनी गई थी, उन्हें उनका अधिकार वापस मिल गया। ईमानदारी का फल हमेशा धन नहीं होता, लेकिन वो ऐसा सम्मान और विश्वास देती है जो पीढ़ियों तक जीवित रहता है। लालच कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, पर अंत में सत्य ही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है।